रेडियस r इज इक्वल टू 3 मीटर दिया हुआ, ठीक है। ठीक है, रेडियस r इज इक्वल टू 3 मीटर दिया है। उसका वेलोसिटी जो दिया हुआ वो दिया है 3t स्क्वायर मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, फाइंड एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, यानी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड पर क्या फाइंड करना है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन फाइंड करना है, फिर क्या फाइंड करना है, नॉर्मल एक्सीलरेशन फाइंड करना है, और फिर क्या फाइंड करना है, टोटल एक्सीलरेशन फाइंड करना है, यही है। तो हम देखते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, पहला देखते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv by dt, d by dt, वेलोसिटी हमारा कितना गिवन है 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 3t स्क्वायर, t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, और 3 पहले से, तो ये क्या हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। और यहाँ पर हम कितना पर हमें फाइंड करना है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, 2 सेकंड के ऊपर कितना हो गया, 80 इज इक्वल टू कितना हो गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर t इज इक्वल टू कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नॉर्मल एक्सीलरेशन। नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाय r। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन v कितना गिवन है 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय r कितना हो गया 3। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या हो गया 9t टू द पावर 4 बाय 3, ये 3 हो गया, यानी नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या हो गया 3t टू द पावर 4। तो अब यहाँ पर फाइंड करना है t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो a नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो गया 3 into 2 to the power 4। तो a नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होगा 2 into 4 into 2 8 into 2 16 into 3 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ओवर हो गया। अब उसके बाद टोटल एक्सीलरेशन, दोनों एक दूसरे पर क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, 80 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। तो 80 स्क्वायर 80 टोटल इज इक्वल टू 80 क्या हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। तो कितना आंसर आया क्या 12 रूट अंडर 70 मीटर पर सेकंड। सर हां सर मैंने कंप्लीट करा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 रूट अंडर 70 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि सर मैंने दोनों उतना करने का कहते हैं, तो इसको इस आंसर में लाना है, ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है ऐसे लिख सकते हैं ना, 12 का स्क्वायर प्लस 4 into 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर ले आएंगे, तो बाहर आ गया 12, 1 प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। तो 12 into रूट अंडर 70 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन सर हमने इसका आगे जैसे 17 है सर 17 हां 17 का आपने कोई बात नहीं कर लेंगे, बहुत अच्छा किए। कितना आ जाएगा इसका रूट अंडर क्या हो जाएगा 4.2 समथिंग आ जाएगा। तो इसका मान लो 48 49 के लगभग आंसर आ गया होगा, 48 से ज्यादा आया होगा, कुछ मान लो 49 50 के लगभग मान लो आंसर, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन हो गया। फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमसे क्या बोल रहा है, पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस क्या गिवन है हमें 1 मीटर गिवन है। तो रेडियस 1 मीटर गिवन है विद इन एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो कितना दिया हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 1 रेडियन पर सेकंड, 2t स्क्वायर प्लस 1 रेडियन पर सेकंड। फाइंड द एंगल बिटवीन द टोटल एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन। टोटल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन के बीच का एंगल चाहिए। तो भाई हमें फाइंड करते हैं, पहले क्या देख लो अच्छा क्वेश्चन है, टोटल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन t इक्वल टू 1 सेकंड पर बोल रहा है, ठीक है। तो वही काम करना है, यहाँ पर ओमेगा दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा d ओमेगा बाय dt। तो कितना हो गया 4t हो गया, तो 2t स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ था, 1 का डिफरेंशिएशन 0 के 2t स्क्वायर का 2, तो 4t हो गया। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है r इनटू अल्फा, अल्फा 4t है, यहाँ पर 4t हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से हमें फाइंड करना है नॉर्मल एक्सीलरेशन। नॉर्मल एक्सीलरेशन बता चुका हूं ओमेगा इनटू r होता है, ओमेगा इनटू r होता है। तो ओमेगा क्या हो गया
2t स्क्वायर प्लस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, t इक्वल टू 1 सेकंड पर t इक्वल टू 1 सेकंड पर ये नॉर्मल इक्वल टू क्या हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही है ना? यस 3 मीटर पर सेकंड नहीं नहीं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर होता है। यस ओमेगा स्क्वायर आर होता है ना, ओमेगा स्क्वायर क्योंकि v स्क्वायर बाय आर होता है, v इक्वल टू ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर बाय v स्क्वायर हो गया। ये कितना आ गया 9 मीटर पर सेकंड। तो 9 मीटर पर नॉर्मल एक्सीलरेशन कितना आ गया 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देख लो यहाँ पर अगर हम लेंगे तो सपोज दैट ये सेंटर है, ये रेडियल डिस्टेंस है, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन रहेगा और इधर क्या रहेगा नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो हमें एंगल किसके बीच का बोला है नॉर्मल एक्सीलरेशन एंड टोटल एक्सीलरेशन। तो इसका टोटल एक्सीलरेशन कितना आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा तो इन दोनों का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या आ गया टोटल एक्सीलरेशन। ठीक है, और ये क्या आ गया ये टेंजेंशियल है और ये नॉर्मल है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये एंगल अल्फा ही फाइंड करना है। अल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड टोटल एक्सीलरेशन। तो हम क्या लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 80/8 tan। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे tan इनवर्स टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 4/9। ठीक है, दिख रहा है नहीं? मेरे ख्याल से ये लर्निंग वाले बच्चों को नहीं दिख रहा है। चलो 80/8 इसको नहीं दिख रहा आप लोगों को, मैं समझ गया नहीं दिख रहा है। तो ये यहाँ पर हम इसको यहाँ पर आ गए, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, नहीं वहां भी नहीं दिखेगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक नोट डाउन करो, दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर मैं उसको अलग से लिख दूंगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए सर्कुलर मोशन किसी भी पॉइंट पर अगर इसकी वेलोसिटी v और रेडियस r है तो नीचे की तरफ हमने पढ़ा है कि जो एक्सीलरेशन लगेगा वो क्या होगा नॉर्मल एक्सीलरेशन v बाय r। ये सर्कुलर मोशन में किस नाम से जानते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से। अब जो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो आता है, तो हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी में एक्सीलरेशन आता है वो कब आता है जब हम उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर क्या है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है v बाय r, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन जो होता है वही फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो बात है कि इसमें एक फोर्स लग रहा है और उसी फोर्स को हम किस नाम से जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से। तो लिखिए द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल एक्सीलरेशन in a circular motion is called centripetal force. It's called centripetal force. और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है centripetal force MCP is always directed towards the center of the circle. ठीक है, centripetal force is always directed towards the center of the circle. यहाँ तक समझ में आ रहा है। और उसकी जो वैल्यू होगी F सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी m into v square by r।
ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर एनी सर्कुलर मोशन, किसी भी सर्कुलर मोशन को होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगी तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट दे करके लिखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन का चेंज होना है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यही तो डायरेक्शन चेंज करती है। और सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन चेंज होता है, तो हर एक पॉइंट के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा ही लगेगा। और वही नॉर्मल क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो हम लिख सकते हैं फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन centripetal force is necessary. For circular motion, centripetal force is necessary. ठीक है, चलिए यहाँ पर नोट डाउन। सर अगर फोर्स ना लगेगा सीधी निकल जाएगी ना पूरी। हाँ, अगर फोर्स नहीं लगेगा तो सीधा, जैसे कि सोचिए प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिए, जैसे का रस्सी लेकर कैसे ऐसे क्या हो रहा है, घूम रहे हो, गोल गोल घुमा रहे, किसी कारण वो रस्सी जो है आपका, जो रस्सी में टेंशन लग रहा होगा उधर से भी खींच रहा है, तो रस्सी जो अंदर की तरफ खींच रही होगी वही क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर किसी कारण बस किसी पॉइंट के ऊपर रस्सी जो टूट जाए तो क्या होगा? पत्थर जो है वो डायरेक्ट सीधा आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, गोल जो घूम रहा है वो सीधा टूट करके सीधा आगे की तरफ घूमेगा, जो घुमा रहा है उसको कोई रिस्क नहीं है, जो उसके सामने खड़ा है उसको रिस्क है। और ये घटना मेरे साथ में घट चुकी है। मेरा दोस्त था बगल में ऐसे ऐसे करके घुमा रहा था, उसमें ज्यादा नहीं, मतलब कि बच्चे ही होंगे 11 में, नहीं तो फिर तो ज्यादा प्रॉब्लम होता, छोटा सा, इसीलिए अपने पावर से घुमा रखा था। अब क्या था, मैं सामने खड़ा था, अब किसी कारण से उसके हाथ से छूट गया या तो ब्रेक हो गया और वो सीधा पत्थर आकर के मेरा यहाँ पर जाकर के लगा था। ठीक है, तो उस समय तो उतना ये लगा नहीं कि हाँ, उसमें बस यही समझ में आया कि ये क्या है कि लग गया टूटने की वजह से। बाद में समझ में आया कि अच्छा यही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, कि उसका सेंट्रीपिटल, ऑब्वियस सी बात, उसके हाथ से छूट गई या तो ब्रेक हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है तो खत्म हो गया, तो उसकी वजह से क्या, वो सीधा निकला। अब सीधा निकला, रास्ते में हम सब आ गए, तो वहां से तो वो सेंट्रीपिटल समझ में क्या बोलना क्या उतना, ठीक है हो गया। उसमें ऐसा थोड़ी ना हुआ था कि बहुत दूर से। भाई देखो, नोट कीजिए, एनर्जी में दिया हुआ, तो अब सर्कुलर मोशन पर मोशन ऑफ इक्वेशन लिखने के लिए सीखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? जैसे कि देखो, सेंटर वही सेम सिस्टम ने बोल दिया कि रस्सी बंधी हुई से, ये m मास का बॉडी है, इसे हमने u वेलोसिटी दिया। ठीक है, कोई इस पॉइंट के ऊपर आ गया, थीटा एंगल पर आ गया, ठीक है, इस समय इसकी वेलोसिटी v होगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, होना ही है, जो भी है u v हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, हमें ये नहीं सोचना वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, कोई मतलब नहीं, हमारे पास v दिया। अब इसका मास क्या है m, अब हमें इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, सारे फोर्सेस देखेंगे हम यहाँ पर, ये हो गया mg, और इधर इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, टेंशन T। और भाई जब ये जो है टेंजेंशियल इधर लग रहा है तो इतनी सिंपल सी बात है कि इस डायरेक्शन में नॉर्मल एक्सीलरेशन लग रहा होगा क्या, v²r। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि इक्वेशन लिखने के लिए हमें अलोंग द मोशन और परपेंडिकुलर टू द मोशन चाहिए। हमारा फोर्स तो इधर लग रहा है, हमें इस डायरेक्शन का फोर्स चाहिए, रिजॉल्व करो तो ये देखो, ये थीटा बन रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द मोशन है, टेंशन के डायरेक्शन में है, तो यहाँ थीटा बनेगा। इसे रिजॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। ठीक है, तो इक्वेशन हम लिखेंगे इसका टेंशन के लिए इक्वेशन, जब इक्वेशन इस डायरेक्शन एक्सेलरेशन पता है तो इसका जो इक्वेशन लिखने जाएंगे तो क्या लिखते हैं, F net is equal to mass into acceleration। तो इस डायरेक्शन में देखते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या लग रहा है, T minus mg cos थीटा is equal to mass into acceleration।
तो मास क्या है m और एक्सेलरेशन क्या है v स्क्वायर बाय r। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? t माइनस mv cos थीटा इज इक्वल टू m into v स्क्वायर बाय r। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन अपना कि आपको कभी लगेगा ये तो अभी जब जैसे ही मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताऊंगा तो ये कंप्लीट को एज अ फोर्स बिहेव करना शुरू कर दूंगा। फ्यूगल फोर्स, हाँ, पूरा का पूरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है चीजें। लेकिन एक इसको आप समझ में आ रहा है यहाँ तक, आगे की चीजें तो आगे समझ में आएगी। आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है बहुत बार सर्कुलर मोशन में। ये एक सर्कुलर पाथ है, बोल दिया है कि ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस m है, इसे u वेलोसिटी दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जो कुछ भी दिया हुआ रहता है, अभी क्वेश्चन क्या दिया रहता है वो नहीं डिस्कस करूंगा। ये सर्कुलर पाथ रेडियस आप दे देता है, तो बोलता है क्या रेडियस रहे, क्या रहे कि पूरा कंप्लीटली जो है वो पाथ को फॉलो कर ले। u वेलोसिटी है, तो अब हमें जो भी होगा इसमें क्वेश्चन, हमें इसका इक्वेशन लिखने के लिए आता है। तो इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? मान लो ये किसी थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इस समय यहाँ पर होगा, ये m ऑब्जेक्ट यहाँ पर, इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा और इस डायरेक्शन में mg cos थीटा। इधर कितना लग रहा है? mg cos थीटा। ठीक है, और इधर तो वेलोसिटी, यहाँ पर कोई वेलोसिटी तो v होगी ही होगी। तो फिर जब हम इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बताइए इसका इक्वेशन ऑफ मोशन। n minus mg cos theta mass v square by r। n minus mg cos theta is equal to m into v square by r। सिंपल, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए सीखते हैं। हमारा एक इक्वेशन ऑफ मोशन एक स्टेप क्या है, इसको हम कह सकते हैं 40% 50%। आधी चीजें अगर अभी तक आप लोग यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन से सारे अनुभवी हैं, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन सब एक बार पढ़ चुके हैं। तो लॉज ऑफ मोशन में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, क्वेश्चन टिपिकल हमें तभी तक लगता था जब तक कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लिख पाते थे। और जैसे हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया तो इक्वेशंस आ गए, उसमें से किसी को हटाना रहता है, सब्स्टिट्यूट करना रहता है, वो तो बचपन से सीखता है, फिर हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका बेसिक आइडिया है। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इन इक्वेशंस का बहुत ज्यादा यूज होगा। सब नॉर्मल फोर्स से नहीं, नॉर्मल फोर्स को लेते हैं, कहीं किसी क्वेश्चन में नॉर्मल फोर्स लेते हैं, किसी में नहीं। जब हम इक्वेशन इस डायरेक्शन का ले लेना, आप फिर वही बात है, अगर हम टेंजेंशियल डायरेक्शन का इक्वेशन लिखते तो फिर नॉर्मल नहीं लिखते। हमने क्या टेंजेंट में लगने वाला कोई फोर्स लिया है? नहीं, तो फिर हटा देते उस समय। जब भी हम फोर्स कंसीडर करते हैं तो मोशन के परपेंडिकुलर एकदम नहीं लेते, समझे आप? जब मैं समझ रहा हूं आपका क्वेश्चन क्या है, तो फ्रिक्शन वाले समय में म्यू इनटू एन लेते हैं, उस समय एक्चुअली में एन नहीं लेते हैं, उस वो फ्रिक्शन लिखते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। अब क्या करें, फ्रिक्शन की मजबूरी है कि फार्मूला में एन आ जाता है। ठीक है, वो एन इंडिपेंडेंट नहीं है, वो फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू इनटू एन। और आगे फ्रिक्शन आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। फिर तो अब क्या है, यहाँ क्या होगा, ये नीचे की तरफ mg लगेगा, ये टेंशन T लग जाएगा, यहाँ पर नीचे की तरफ mg लगेगा, टेंशन T लग जाएगा। अब देखो ये घूम रहा होगा, यहाँ पर कोई ये रेडियस होगा, आर्क सर्कल पर, सर्कल के में घूम रहा है। ठीक है, तो हमें सपोज दैट फाइंड करना है जो भी इसमें कम, हमें पूरा इसका सॉल्व करके देखते हैं क्या करें। तो अब देखो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। अगर यहाँ v वेलोसिटी से घूम रहा है, अब हम यहाँ v वेलोसिटी टेंजेंशियली दिखा देते हैं, ये v वेलोसिटी इधर है, इसका v वेलोसिटी इधर है, v वेलोसिटी से घूम रहा है। ठीक है, v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन।
जो हम लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाय आर। इस टेंशन को हम रिजॉल्व करेंगे। देखो ये एंगल यहाँ थीटा बन रहा है तो एक एंगल यहाँ पर बनेगा, ये थीटा बन रहा है तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा थीटा, टी cos थीटा। तो ये टी हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी cos थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा टी sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं टी cos थीटा इज इक्वल टू mg। अब जब इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टी cos थीटा एक्चुअल में लिखेंगे टी cos थीटा माइनस mg इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वर्टिकल ऊपर की तरफ तो नहीं जा रहा, वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम में है। अगर इतने हाइट पर है इतने ही हाइट पर घूम रहा है तो t cos थीटा माइनस mg नेट फोर्स लग रहा है लेकिन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या है 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हमारा इक्वेशन t cos थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन 1। अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो t sin थीटा सेंटर की तरफ लग रहा है तो सेंटर की तरफ लग रहा है बैठा हूं वहां पर लिख सकते हैं t sin थीटा इज इक्वल टू m इनटू नॉर्मल एक्सीलरेशन। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं m इनटू v स्क्वायर बाय r। अब आपको जो भी फाइंड करना है थीटा फाइंड करना है t फाइंड करना है यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम t फाइंड करना चाहें तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा t इज इक्वल टू रूट अंडर। आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इतने समझदार हैं कि मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख दूं तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बन। ठीक है, यस वेरी गुड। ठीक है, ये t हो गया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, t स्क्वायर को कॉमन ले लिया sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ पर आ गया m को कॉमन लेना है, m को कॉमन लेकर के लिख लो, स्मॉल रेड है सही है सब कुछ। और दूसरा अगर हमें थीटा फाइंड करना है, थीटा जब फाइंड करने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा का जब n थीटा तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ये क्या होगा v स्क्वायर बाय rg, v स्क्वायर बाय rg। हो सकता है थीटा लेकर के आपको v पूछ ले, v इज इक्वल टू रूट अंडर rg tan थीटा हो जाएगा उस समय। अब देखो अब क्वेश्चन अब बात ये होगा कि आपको आपके एग्जाम में क्या है थीटा पूछेगा, जो मैं बोलता हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट आपके नोट से रहेंगे। तो आप जो है कुछ अच्छे बच्चे जो रहते हो थीटा ढूंढते क्या थीटा कहाँ पूछा एग्जाम में, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये थीटा पूछेगा या मैं ये नहीं गारंटी दे रहा हूँ ये t पूछेगा, हाँ लेकिन जो भी पूछेगा इसी कॉन्सेप्ट से होगा। कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश कीजिए। हमने यहाँ पर टेंशन और थीटा निकाला, अब हो सकता है v पूछ लेगा, तो v पूछ लेगा तो आपको और फार्मूला अगर नहीं है तो आपको ये थोड़ा सा दिमाग में आइडिया रखना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम जब हम कंटीन्यूअस इसको पढ़ते रहेंगे, कंटीन्यूअस रिवीजन करते रहेंगे, टेस्ट ये सारी चीजें देते रहेंगे तो कंटीन्यूअस पढ़ते पढ़ते दिमाग में बैठ जाती है चीजें। ठीक है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे चीजें होती रहेंगी। चलिए लोग चीजें